हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है पॉलीमर चैप्टर का। तो पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हमने कर रखा था, और ये तीसरा वाला जो हम फेज है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये वाला फेज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के जो कितने कितने टाइप होते हैं, ये सारे टाइप्स हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यस। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 टाइप दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के को 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो हम भी इस लेक्चर में 4 टाइप इसके देखने वाले हैं, और चारों टाइप हम इसमें पढ़ने वाले देखेंगे। अगर इस लेक्चर में ख़त्म होने वाला होगा तो हम कोशिश करेंगे कि चारों ख़त्म कर दे, बाकी जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। लाइक फर्स्ट जो हो गया वो हो गया आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पहले जो हम बात करेंगे वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। जो सेकंड वन जो हम बात करने वाले हैं वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। यानी कि सेकंड जो हम यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और फिर बात करेंगे को पॉलीमराइजेशन की। और फोर्थ एंड लास्ट वन जो हम लोग है वो रबर की जो बात करेंगे इस वाले में। तो चलिए चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं, और एक एक बाय वन हम सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट, और हाँ, एडिशनल कुछ टॉपिक भी है इस चैप्टर में, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसके बाद पॉलीमर ऑफ द कॉमर्शियल इंपोर्टेंस, ये तीनों टॉपिक भी इसमें एडिशनल है। तो ये तीनों टॉपिक भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला बात करते हैं हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली बात एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की, कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है। तो एडिशन जैसा कि हम लोग डिफिनेशन से देख लेते हैं पहले, कि इन दिस टाइप्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर ऐड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल टू फॉर्म ए पॉलीमर। यानी कि इस एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सिंपल क्या है कि दो मोनोमर का यूनिट लेंगे और उसे आपस में ऐड कर देंगे, उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी कि ये ऐसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स जो होंगे मोनोमर्स के, उसको सिंपली ऐड करते जाना है। यानी कि इसमें और भी कुछ नहीं करना, बस सिंपली मोनोमर के यूनिट्स को ऐड करते जाना है। और जो ये जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जो एल्कीन होती है, एल्केलाइन होती है, इसके बाद देयर डेरिवेटिव्स, उसके जो डेरिवेटिव्स हो गए वो सारे को छोटे छोटे यूनिट्स को ऐड करते जाएंगे, और एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उसे ही हम लोग कहेंगे। अब ये देखेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो इस एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है हमारा, वो 3 टाइप से प्रोसीड होता है। सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, चैन इनिशिएशन। यानी कि चैन इनिशिएशन का मतलब है कि पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जब हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन क्या होगा कि हमारा कि चैन प्रोपोगेशन वाला स्टेप होगा फॉलो। इसमें क्या होगा कि एक जैसे ही हमारा इनिशिएशन हो गया, चैन इनिशिएशन हो गया, फिर वो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर के चैन प्रोपोगेट करेगा, यानी प्रोपोगेशन होगा उस चैन का। और प्रोपोगेशन के बाद जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस होगा वो हमारा होगा चैन ग्रोथ। यानी कि उसके बाद चैन की लंबाई बढ़ेगी, जब जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। यानी कि इसमें हमारा पॉलीमराइजेशन का लास्ट प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए एक एक करके तीनों को हम डिस्कस करते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप की। अब चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बता रखा था, अब इस एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो चेन इनिशिएशन स्टेप से हमारा मतलब है कि सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम
बेंजाइल पेरोक्साइड ले लेते हैं और बेंजाइल पेरोक्साइड को हम लोग चैन इनिशिएशन स्टेप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये जैसे कि हमारा बेंजाइल पेरोक्साइड जो हमारा ये कंपाउंड हो गया, इसमें क्या देख रहे हैं कि हम कि यहाँ से जब 2 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो वो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे कि आपस में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। और वो क्या होगा कि बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड, हम जानते हैं कि बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वाले फ्री रेडिकल में क्या होगा कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, यानी कि क्लीवेज होगा बॉन्ड का, वो भी हाफ क्लीवेज होगा इसमें। और इसमें क्या होगा कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हमारा 2 मॉलिक्यूल्स इसका बन के तैयार हो जाएगा और ये हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया हुआ है, जो कि फिनाइल रेडिकल में कन्वर्ट हुआ है। अब जैसे कि हम लोग देखें यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में क्या होगा कि जैसे ये फिनाइल रेडिकल बना, ये क्या करेगा, फिर से इथाइन का जो इथीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होकर के इसके साथ फिर से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जैसे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा स्टेप, वो हमारा चैन प्रोपोगेशन वाला स्टेप हो जाएगा। अब चैन प्रोपोगेशन वाले स्टेप में क्या होगा हमारा कि जो हमारा फ्री रेडिकल बना हुआ था वो फ्री रेडिकल इथीन के साथ कन्वर्ट होगा, यानी कि इथीन हो गया। ये इथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन के साथ कंबाइन होकर के ये फिर जैसे जैसे मतलब ये इथीन का जो फॉर्म कंपाउंड है ये सीधा इसके साथ कंबाइन होते जाएगा और कंबाइन होकर के एक चैन की तरह बनाते जाएगा। लेकिन लेकिन इस वाले स्टेप में क्या होगा कि हमारा फ्री रेडिकल खत्म नहीं हो रहा, यानी कि हमारा फ्री रेडिकल अभी भी है कंपाउंड में। यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें एक्टिव सेंटर अभी भी प्रेजेंट है। यानी कि हमारा क्या है कि ये रेडिकल अभी भी हमारा खत्म नहीं हो रहा, मतलब रेडिकल है ही कंपाउंड में, हमारा रेडिकल है ही, मतलब एक्टिव साइट अभी भी है। एक्टिव साइट होने का मतलब है कि ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल दूसरे के साथ जैसे ही कंबाइन होगा तो उसमें फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। और फ्री रेडिकल जब तक रहेगा तब तक हम इसको पॉलीमराइजेशन नहीं बोल सकते, यानी कि पॉलीमर पूरा नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो थर्ड स्टेप होता है चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि दो जो हमारा ये फ्री रेडिकल वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जहाँ से फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है। इस वाले स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से फ्री रेडिकल हमारा खत्म हो चुका है और क्या हुआ है कि दो एक्टिव साइट वाले जो कंपाउंड है वो आपस में अटैच होकर के एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दिया है। तो 3 स्टेप में हम लोगों ने देखा। पहला स्टेप हम लोगों ने देखा कि यहाँ चैन इनिशिएशन हो रहा था। चैन इनिशिएशन होने का मतलब कि हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था। सेकंड वाले स्टेप में हमने देखा कि फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहा था वो इथीन के साथ कंबाइन होकर के वो क्या कर रहा था, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था। बट एक्टिव साइट यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ फ्री रेडिकल्स हम लोग देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल अभी भी है, मतलब एक्टिव साइट प्रेजेंट है। और लास्ट वाला जो हमारा प्रोसेस होगा चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि दो हमारा एक्टिव साइट वाला मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर। पॉलीमर हो गया हमारा। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है चैन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे मतलब इस 3 स्टेप में हमारा खत्म होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल हम देखें कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या क्या होता है। तो जैसे कि है प्रिपरेशन ऑफ सब इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, यानी कि एडिशन पॉलीमर जो होती है उसकी सम एग्जांपल है, इसको आप एग्जांपल बोल सकते हैं। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन में लो डेंसिटी पॉलीमर हाई डेंसिटी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा हो गया पॉलीमर एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जो कि हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, टेफ्लॉन का फॉर्मेशन, जो कि जिसमें क्या है टेट्राफ्लोरोइथीन के जो n नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन के जो मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और हाई प्रेशर जब हम जनरेट करते हैं तो वो टेफ्लॉन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या है n नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के टेफ्लॉन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्राइलो
एक्राइलो नाइट्राइल जो है उसका n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में ऐड करते हैं और फिर वो ऐड होकर के यहाँ पर पॉलीमर आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये क्या होता है, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सारा एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया। इस स्टेप में हमने देखा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सिंपल हम यूनिट्स लाते जा रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स लाते जा रहे हैं मोनोमर्स के, और उसको आपस में कंबाइन कर रहे हैं। आपस में कंबाइन करने के बाद वो क्या हो रहा है, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी कि सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि टाइप जो हमारा 4 टाइप जो यहाँ पे हमारा था, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप का था टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पहला टाइप जो हमारा था एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सिंपल मोनोमर ला रहे थे, छोटे छोटे मोनोमर के यूनिट, और आपस में कंबाइन कर रहे थे उसको पॉलीमर, यानी कि उसको पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहे थे, पॉलीमर बना रहे थे। इसमें ना हमारा कोई मॉलिक्यूल निकल रहा था ना ऐड हो रहा था, सिंपल मोनोमर की यूनिट ला रहे थे, ऐड कर रहे थे, उसे हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में रखे थे, उसके कैटेगरी में रखे। लेकिन सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इस वाले मॉलिक्यूल्स में कुछ डिफरेंट होने वाला है, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेकंड है जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि इस वाले स्टेप में, यानी कि इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पहले। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व ए रिपीट कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाईफंक्शनल मोनोमर। अब इस बाईफंक्शनल से हमारा ये मतलब है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी मोनोमर के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, यानी मोनोमर होंगे छोटे छोटे मोनोमर, उसमें क्या होगा, दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा। अब जैसे कि हम लोग देखते थे कि एडिशन पॉलीमर में हमारा एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होता था, एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा था, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ अटैच होते जा रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या है, जो भी हमारा मोनोमर प्रेजेंट होगा उसमें हमारा दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा, यानी कि इस तरफ से भी ऐड हो सकता है और इस तरफ से भी ऐड हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ से ऐड होकर के ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। उस वाले केस में क्या हो रहा था कि एक तरफ से ऐड हो रहा था एडिशन पॉलीमराइजेशन में, बट इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा दोनों तरफ से ऐड होने वाला है। दोनों तरफ से ऐड होने का मतलब है इसमें दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होंगे। तो टू बाई फंक्शनल मोनोमर से हमारा वही है दो एक्टिव साइट। अब क्या है इसका नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स एज वाटर और अल्कोहल, यानी कि इस पॉलीकंडेंसेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि एक वाटर या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, यानी कि जब मोनोमर के यूनिट आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या करेंगे कि जैसे ही दो या दो से अधिक मोनोमर के यूनिट कंबाइन होते जाएंगे तो उसके साथ साथ वाटर या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते जाएंगे। इस वाले केस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कि वाटर का निकलना, वाटर या अल्कोहल का निकलना। तो इस वाले केस में ये हो रहे हैं। एडिशन में क्या हो रहा था, सिंपल ऐड कर रहे थे, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ऐड तो करेंगे ही, उसके साथ साथ वाटर या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। इसके बाद क्या है, इट फॉर्म ए हाई मोलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर्स, और इस प्रोसेस में क्या होगा कि बहुत ही बड़े बड़े पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि छोटे पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं होना है, इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलीमर का फॉर्मेशन होने वाला है। आइए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पॉलिस्टर कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि पॉलिस्टर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको क्या करते हैं टेरिथैलिक एसिड के साथ कंबाइन करवाते हैं। अब इथाइलिन को टेरिथैलिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमारा टायरिलीन या डेक्रोन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये टायरिलीन डेक्रोन पॉलिस्टर का ही एग्जांपल है, जो पॉलिस्टर, इसको पॉलिस्टर ही बोलते हैं, टायरिलीन और डेक्रोन को पॉलिस्टर ही बोलते हैं। तो इस वाले केस में क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमने लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, इससे हमारा OH ग्रुप हमारा बाहर निकलेगा, और जो एसिड है यानी कि टेरिथैलिक एसिड है, इससे हमारा H+ बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H+ ये बाहर निकल करके यहाँ से H2O मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकलेगा, और H2O बाहर निकलने के बाद ये हमारा डेक्रोन और डेक्रोन या टेरिलीन बोल सकते हैं इसको, या डेक्रोन, कुछ भी बोले,
इसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमारा ये कंडेंसेशन पॉलीमर रिएक्शन का हमारा ये टाइप हो गया, मतलब एग्जाम्पल बोल सकते हैं, टाइप नहीं एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जिसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पॉलीएमाइड का। पॉलीएमाइड में क्या होगा, अमाइड लिंकेज बनेगा। जैसे कि इस वाले केस में हम लोग देख रहे थे कि वाटर मॉलिक्यूल सिंपल निकल रहा था और हमारा टेरिलिन और डेक्रोन का फॉर्मेशन कर रहा था। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हम लोग जैसे कि प्रिपरेशन पढ़ेंगे नाइलॉन का, नाइलॉन का प्रिपरेशन इसमें पढ़ेंगे, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया नाइलॉन का प्रिपरेशन इस वाले केस में हम लोग पढ़ने वाले। इसमें क्या होगा, हमारा अमाइड लिंकेज होगा। अमाइड लिंकेज से हमारा मतलब है कि जैसे कि इस वाले केस में जैसे यूज कर रहे हैं एडिपिक एसिड यूज कर रहे हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ। अब हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, अब एडिपिक एसिड जैसे ही हुआ मतलब यहाँ से हमारा H वाला केस हमारा आ गया, यानी कि H प्लस यहाँ से रिलीज होगा और H प्लस रिलीज होने के बाद क्या होगा, हमारा ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ ये जैसे ही कंबाइन करेगा ये दोनों आपस में, तो ये नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन करेगा। और नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन करने के लिए इस वाले केस में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पॉलीएमाइड वाले केस में कौन सा लिंकेज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप लोग इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना कि आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे कि नाइलॉन 66 में कौन सा लिंकेज हो रहा है, नाइलॉन 6 में कौन सा लिंकेज हो रहा है। तो इस वाले केस में अमाइड लिंकेज हो रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ से सिंपल देख सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है ये हमारा नाइट्रोजन वाला ग्रुप ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी कि ये हमारा नाइट्रोजन जो है, ये हमारा नाइट्रोजन और ये हमारा नाइट्रोजन इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हमारा कंबाइन हो रहा है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारा अमाइड का लिंकेज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइलॉन 6 का। अब यहाँ हम लोगों ने नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन देखा था, अब इस वाले केस में हम लोग देखेंगे नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन। अब नाइलॉन 6 वाले केस में क्या हो रहा है कि जो कैप्रोलैक्टम का जो यूनिट होता है, एक कैप्रोलैक्टम होता है जिसका एक यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में एट 533 टू 545 केल्विन पे इसको जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमारा नाइलॉन 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा नाइलॉन 6 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो हमारा बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और H2O जो है यहाँ से हमारा H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। H जो है हमारा इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये OH माइनस हमारा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और जैसे ही इसके साथ कंबाइन होगा ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के साथ ही ये हमारा कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन जैसे हुआ फिर इसके छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके हमारा नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब इसका यूज हम लोग नाइलॉन 6 का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग टायर बनाने में यूज करते हैं, फैब्रिक्स में यूज करते हैं, रस्सी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका बहुत सारा यूज है और भी इसके एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं जो कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की, यानी कि फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर क्या है। अब नाम से ही है फेनॉल, तो फेनॉल तो होगा ही, और फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड तो होगा ही, यानी कि इसमें फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, कोई भी ले सकते हैं, एसिड भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं, किसी के केस में भी हम इसका फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अब जैसे कि इसका एक ये भी है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या है, तो वो ये हमारा सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका प्रिपरेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रिपरेशन में क्या है, फेनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, यानी कि इस दोनों यूनिट को रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, किसी के भी प्रेजेंस में ले सकते हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। इसमें क्या फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सिंपली यहाँ से ऐड हो जाएंगे और ये हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी बात यहाँ पे आती है कि जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल जो है हमारा, वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव का फॉर्म, इस वाले केस में ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव का भी फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो वाले पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन हमारा ये भी मतलब कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कंपाउंड बोले, ये भी कंपाउंड हमारा फॉर्म करेगा इसके साथ, जो कि पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप भी आएगा। अब ये क्यों आएगा, ये इसलिए आया कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड का दो क्या करेंगे, इसका दो
यूनिट यूज करेंगे, यानी कि इसका 2 मोल यूज करेंगे, सॉरी इसका 2 मोल जब हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि ये पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप आ जाएगा। और इसका अगर हम 3 मोल यूज कर रहे हैं तो ये फिर से जो ऑर्थो पोजीशन खाली था वहाँ पे CH2OH ग्रुप आ जाएगा। यानी कि अगर हम 1 मोल यूज कर रहे हैं तो ये वाला हमारा कंपाउंड बन रहा है, 2 मोल यूज कर रहे हैं तो ये वाला बन रहा है, और 3 मोल यूज कर रहे हैं तो ये वाला बन रहा है। अब हम इतने 3 क्यों, इसके डेरिवेटिव्स क्यों बना रहे हैं, एक ही से काम बन जाता, लेकिन हम इसके 3 डेरिवेटिव्स क्यों बना रहे हैं। अब 3 डेरिवेटिव बनाने के पीछे इसका रीजन है। अब 3 डेरिवेटिव बनाने का रीजन ये है कि इसका जब हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मेशन ऑफ नोवोलेक यानी नोवोलेक का जो फॉर्मेशन करेंगे तो नोवोलेक का फॉर्मेशन में हमारा ये डेरिवेटिव काम आएगा। ये डेरिवेटिव हमारा क्यों काम आ रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि नोवोलेक का जो फॉर्मेशन होगा जो हमारा लीनियर फॉर्म में होगा, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल जो है इसके डेरिवेटिव्स आपस में जुड़ करके एक लीनियर फॉर्म बनेंगे, और लीनियर फॉर्म जैसे ही बनेंगे तो वो हमारा नोवोलेक हो जाएगा, यानी कि हमारा नोवोलेक कहलाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक यूनिट हमने ये लिया, दूसरा यूनिट ये और तीसरा यूनिट ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से OH और H आपस में बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि OH और H ये आपस में कंबाइन होकर के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर इसी तरह दूसरा यूनिट के साथ यही होगा, ये OH और H बाहर निकल जाएंगे, और इसी तरीके से जब ये कंपाउंड हमारा कंबाइन होगा तो हमारा कंपाउंड ऐसा दिखने वाला है। OH यहाँ पे हमारा H आ जाएगा, फिर ये हमारा CH2, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे, और फिर इस तरह से हमारा लीनियर मॉलिक्यूल यानी कि लीनियर पॉलीमर बोल सकते हैं इसको, लीनियर यानी कि लीनियर फॉर्म में हमारा ये दिखेगा। आपस में ऐड करते जाएंगे, इसको आगे ऐड होता जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारा पॉलीमर देखने को मिलेगा। तो इस वाले पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं नोवोलैक, यानी कि नोवोलैक का फॉर्मेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। तो इस वाले में हमने ये वाला डेरिवेटिव यूज किया था जिसमें 2 मोल हम यूज कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड का, और ये वाला डेरिवेटिव, सॉरी ये वाला डेरिवेटिव हमारा बन रहा है, यस ये डेरिवेटिव, ये 1 मोल वाला भी ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला हम लोग यूज कर लिए। ये वाला यूज करने का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे एक एक है यूज होते जा रहा है, यानी कि ये वाला ही होगा जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो डेरिवेटिव है ये हमारा ही यूज हो रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल में, फेनॉल ही यूज हो रहा है हमारा नोवोलैक के फॉर्मेशन में। अब हम देखेंगे कि ये जो सेकेंड वाला और थर्ड वाला हमारा कहाँ यूज हो रहा है। सेकेंड और थर्ड यूज करने के लिए ये डेरिवेटिव हमने क्यों बनाया, बनाने का कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो रीजन हमारा ये है कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट करते हैं, यानी बेकेलाइट का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा सेकेंड और थर्ड वाला डेरिवेटिव हमारा यूज में आता है। अब देखिए थर्ड डेरिवेटिव से हमारा मतलब है कि यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप अवेलेबल है, और यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप अवेलेबल है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा था, नोवोलैक वाले केस में लीनियर बन रहा था, यानी लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन है, यानी कि सिंपल सी बात है एक लाइन में चलते जा रही है, हमारी लीनियर बन रही है। लेकिन बैकेलाइट वाले केस में क्या होगा कि लीनियर तो बनेगी ही बनेगी लीनियर, लेकिन इसके साथ साथ नीचे भी इसके मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे। नीचे मॉलिक्यूल ऐड होने का मतलब ये सीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि सीट टाइप की स्ट्रक्चर बनती जाएगी। इस वाले में केस में क्या है, CH2 ग्रुप बीच में ऐड होते जाएंगे, और सेम ऊपर वाला जो इसको मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, यानी कि इस वाले का मिरर इमेज ये वाला हो गया। इस बीच में मिरर लगा दे तो ये जगह बस बीच में CH2 मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा डेरिवेटिव यूज हो रहा है, ये हमारा थर्ड वाला डेरिवेटिव यूज हो रहा है, जिसमें हमारे 3 CH2OH ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला हमारा डेरिवेटिव इसमें यूज हो रहा है बेकेलाइट वाला केस में। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, मेकिंग कॉम्स यानी कि कंघी वगैरह बनाने में, इसका इलेक्ट्रिकल स्विच जो कि हम घर में जनरली यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं क्या, यूज होती है इसकी। अब हम आगे इससे आगे का जो भी प्रोसेस है इसका मतलब ये हमारा सेकेंड तो ख़त्म हो गया यहाँ से हमारा, यानी कि जो भी हमारा यानी कंडेंसेशन पॉलीमर हमारा खत्म हो गया, एडिशन पॉलीमर पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन खत्म हो गया। अब हम जो थर्ड लेक्चर लाने वाले हैं उसमें हम चाहेंगे कि ये वाला चैप्टर
ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, यानी कि थर्ड वाले लेक्चर में हम लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोपोलीमराइजेशन और रबर ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तो ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने सोचा कि एक और वीडियो बना देंगे जिसके लिए आपको, जिसमें हम कोपोलीमराइजेशन और रबर पढ़ा देंगे। और फिर ये 3 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और पॉलीमर ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलीमर का कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो एक लेक्चर और लगेगा, फिर ये चैप्टर फिनिश। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। अब क्या करें कि प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलेगा कि हाँ, हमें भी काम करने के लिए अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके थोड़ा आगे पीछे करके देखते जाइए, बाकी आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी जो बुक है उसको भी रीड करिए। इससे क्या होगा कि हमने जो चीज़ें आपको समझा दी है, आप एनसीईआरटी अब पढ़ोगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएगी, और ईजिली समझ में आएगी और अच्छे से पूरी तरह से समझ में आएगी। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 4 से 8 मार्क के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको ईजिली यहाँ से 4 से 8 मार्क गेन हो सकते हैं। 2-3 वीडियो देखिए, हल्का सा 1-2 घंटे रीड करिए एनसीईआरटी को, ईजिली 4 से 8 मार्क आप गेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।